एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन दाखिल करेंगी। इससे पहले द्रौपदी गुरुवार को ओडिशा से दिल्ली पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी के नेताओं ने उनका स्वागत किया। दिल्ली में द्रौपदी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी ने मुर्मू से मुलाकात के बाद ट्वीट किया, राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी की देश भर में और समाज के सभी वर्गों द्वारा सराहना की जा रही है। ये तो बहुत ही अकल्पनीय था, क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और ये बहुत ही हम लोग अभी भी सदमे में हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ। द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। आज द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही ओडिशा सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री भी इस मौके का हिस्सा बनेंगे। इससे पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा के सभी विधायकों से पार्टी लाइन से ऊपर उठकर द्रौपदी को वोट देने की अपील की थी। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने साथ 40 विधायकों के होने का दावा कर दिया है। शिंदे ने कल राज्यपाल और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर 37 विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी उनको भेजी। ये चिट्ठी शिवसेना के लेटर हेड से भेजी गई थी। चिट्ठी के मजमून से साफ कि शिंदे अपने गुट को असली शिवसेना मान रहे हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि गुवाहाटी में शिवसेना विधायक दल की बैठक में एकनाथ शिंदे को नेता चुना गया है और साथ ही भारत गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त करने की जानकारी भी दे दी गई है। उनके खेमे में शिवसेना के 37 विधायकों के अलावा अन्य 9 विधायक भी शामिल हैं। हालांकि फिलहाल शिंदे ने पार्टी तोड़ने का कोई इरादा नहीं जताया है। इस बीच उद्धव खेमे ने बड़ा दांव चलते हुए शिंदे समेत 12 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराने के लिए डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी भेज दी है। इसके जवाब में शिंदे ने ट्वीट करके कहा है कि उन्हीं का गुट असली शिवसेना है। इस बीच शिवसेना ने आज दोपहर 1 बजे अपने जिला प्रमुखों की बैठक बुलाई है। उद्धव खेमे ने यह भी कह दिया है कि बागियों को मुंबई आकर बात करनी चाहिए। असम इस समय बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। इस बीच एक अच्छी खबर ये आई है कि असम में तेज बारिश का दौर थम गया है। अब अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश का दौर चलेगा, जिससे नदियों के जलस्तर पर कोई असर नहीं होने वाला है। असम में 11 से 18 जून तक बहुत तेज बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में अचानक उफान आ गया, जिससे बाढ़ के हालात पैदा हो गए। हमारा पूर्वोत्तर जैसे असम मेघालय, जहाँ बाढ़ का स्थिति जो खराब था, अभी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि बारिश का जो परिमाण है, पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा होता था, अभी बस 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, पहले 100 सेंटीमीटर होता था। असम में बाढ़ की 2 वजह है। पहली वजह चीन और नेपाल से बिना बताए अचानक बड़े पैमाने पर छोड़ा गया पानी, और दूसरी सबसे बड़ी वजह है बारिश। तेज बारिश से असम के 32 जिले बाढ़ से घिरे हैं और 55 लाख लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा है। असम में बारिश कम होने की भविष्यवाणी से लोगों ने राहत की सांस ली है। ये तस्वीरें उन युवाओं के लिए एक सीख है जो अग्निवीर स्कीम पर हिंसा फैलाने में शामिल थे। ये बिहार के कैमूर के वो कर्मवीर हैं जिन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि सेना में नौकरी 4 साल की हो या फिर 40 साल की। इनका एक ही मकसद है, देश की सेवा करना। हम लोग अग्निपथ का तैयारी कर रहे हैं। हम लोग का सपना था आर्मी में जाने के लिए। सरकार ने जो नियम लाया है अच्छा लाया है। देश का सेवा 1 दिन करे या 4 साल करे या जिंदगी भर करे, सेवा होता है। कैमूर के युवाओं का कहना है कि उपद्रव करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि सरकार की अग्निपथ योजना सभी के लिए बेहतर है। सभी लोगों को विरोध प्रदर्शन छोड़ देश की सेवा के लिए तैयारियां शुरू करनी चाहिए। छात्रों का मानना है कि इस योजना के तहत 4 साल के बाद 25% युवाओं को सरकार मौका देगी, जिसमें जगह बनाने के लिए सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और यही इन छात्रों का सबसे बड़ा लक्ष्य है, जिसे पाने के लिए ये छात्र दिन रात कुछ इस तरह की कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये है बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले सौरभ कुमार। सौरभ अग्निवीर बनने की तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। खास बात यह है कि सौरभ एक नहीं बल्कि 8 जगहों से सेना भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट पास कर चुके हैं। सिर्फ रिटर्न बाकी है। बावजूद इसके उनका हौसला कम नहीं हुआ है। अग्निपथ स्कीम का नोटिफिकेशन आते ही सौरभ ने इसकी तैयारी के लिए फिर से शुरू कर दी है। वहीं सौरभ का मानना है कि सेना में नौकरी भले ही कितने दिनों का क्यों न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर हाल में सेना में भर्ती जरूर होंगे। वो अग्निपथ से जाने की तैयारी, हम लोग का कोई ऐसा लेना देना नहीं। अग्निपथ से जाए किससे भी जाए, हम लोग बस फौज में जाना है। वो 1 दिन के लिए ले हम लोग को या 4 साल के लिए ले, बस हम लोग फौज में जाना चाहते हैं।
सौरभ के पिताजी फौज से रिटायर्ड हैं और उनका बड़ा भाई भी सेना में है। अब वो भी अपने पिता और भाई की तरह सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। अक्सर लोग ट्रेन पकड़ने की जल्दीबाजी में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ऐसा ही एक वाकया ललितपुर रेलवे स्टेशन पर नजर आया। एक बुजुर्ग महिला प्लेटफॉर्म पार करने की कोशिश कर रही थी, जबकि एक तेज रफ्तार ट्रेन उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी आरपीएफ जवान देवदूत बनकर सामने आया, जिसने बुजुर्ग महिला को वक्त रहते मौत के मुंह से निकाला। पहले तो आरपीएफ जवान ने महिला को प्लेटफॉर्म से दूर जाने का इशारा किया, काफी शोर भी मचाया, लेकिन महिला जवान की बातों को नहीं समझ पाई। ऐसे में ललितपुर रेलवे स्टेशन पर हेड कांस्टेबल कमलेश कुमार दुबे ने अपनी जान जोखिम में डालकर बुजुर्ग महिला को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया। कमलेश कुमार दुबे ने जिस तरह फुर्ती के साथ बहादुरी दिखाई, उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। आरपीएफ इंडिया के ट्विटर हैंडल से इस घटना का वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें कमलेश कुमार दुबे की जमकर तारीफ की गई है। गुरुवार को मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला। मेरठ के गंगानगर के इमामपुर गांव में भूमाफियाओं ने करीब 20,000 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा करके अवैध कॉलोनी बना ली थी। लिहाजा कमिश्नर के आदेश के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यहां पर बिना अनुमति के निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण के द्वारा यहां के लोगों को पहले नोटिस भी जारी किया जा चुका था, लेकिन यह निर्माण जारी रहने की वजह से प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। जहां हम लोग खड़े हैं, आप देख रहे हैं जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, ये लगभग 20,000 स्क्वायर मीटर में एक अवैध कॉलोनी जो प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए विकसित की जा रही थी, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इस पर एक वाद संस्थित किया गया और ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ। प्राधिकरण की कार्रवाई के दौरान वहां पर विरोध की आशंका को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। ये पूजा, ये मंत्रोच्चार अच्छी बारिश के लिए है और कोरोना को दूर भगाने के लिए भी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में 5 दिनों तक यूं ही शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाएगा। कल यानी बृहस्पतिवार को इसकी शुरुआत हो चुकी है। महाकाल मंदिर में पूजा के पहले दिन यहाँ के जिलाधिकारी आशीष सिंह ने अपनी पत्नी के साथ इस महारुद्राभिषेक में हिस्सा लिया। आगे 27 जून तक जारी इस अनुष्ठान के दौरान हर रोज पुजारी, पुरोहित और विद्वान पंडित बाबा महाकाल का रुद्राभिषेक करेंगे। उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि ये अनुष्ठान न केवल अच्छी वर्षा के लिए है, बल्कि विश्व कल्याण की भावना से भी किया जा रहा है। महारुद्र का जो पूजन अभिषेक यहाँ पर चालू हुआ है, न केवल अच्छी वर्षा के लिए बल्कि विश्व कल्याण की भावना के लिए ये आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तिरुपति के वकुला माता मंदिर में धूमधाम से महासंप्रोक्षण महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी भी मौजूद थे। वकुला देवी को भगवान वेंकटेश्वर की पालक माता माना जाता है, जिसके चलते भगवान वेंकटेश्वर के भक्तों में उनके प्रति अगाध आस्था है। तिरुपति के पास पेरूरू में वकुला माता का शानदार मंदिर बनाया गया है। इसी मंदिर में ये समारोह आयोजित किया गया। मंदिर के समारोह में भाग लेने के लिए सूबे के सीएम पारंपरिक पहनावे में पहुंचे थे। उद्घाटन और पूजन के लिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले उन्होंने पवित्र पुष्पकर्णी कुंड के जल का छिड़काव किया। इसके बाद तिरुपति बालाजी मंदिर की परंपरा के मुताबिक मंदिर प्रांगण में मनुसपांगी पेड़ लगाया। इसके बाद पूरे विधि विधान से पूजन किया गया। पूजन के बाद सीएम ने मंदिर का उद्घाटन किया।